हेलो दोस्तों, लेट्स क्रिकेट की मैगजीन एनालिसिस सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। न्यू इंडिया समाचार मैगजीन 16 से लेकर के 31 मार्च 2022 की आप लोगों के सामने। इसका जो इशू है वो लिया गया है आपका वाटर गवर्नेंस। इससे पिछले सभी जो आपके इशू हैं, जैसे ये आप देखो यहाँ पर वॉल्यूम 2 का इशू नंबर 18, तो 17 इशू सारे के सारे वो आपको मिल जाएंगे प्ले लिस्ट के अंदर। और इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। PPT भी, क्लियर भी, हिंदी में भी, सब तरीके की चीज़ें आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगी। तो चलिए देखते हैं वाटर गवर्नेंस के अंदर किन किन चीज़ों की बात यहाँ पर की गई है। ये सब आप यहाँ पर कर दीजिएगा। पहले कुछ छोटी न्यूज़ की तरफ जाते हैं जिसको न्यूज़ ब्रीफ कहते हैं, और इसके अंदर आपको मिलेगा कि मेड इन इंडिया के जैसे भी डिजिटल प्रोडक्ट हैं लाइक UPI वगैरह है, ओके, ये सब जो डिजिटल ट्रांजैक्शन के साधन हैं ये सब अब बाहर, इंडिया से बाहर भी एक्सेप्ट किए जाने लगे हैं। तो इंडिया का जो UPI पेमेंट है वो नेपाल है, नेपाल ने उसको अडॉप्ट कर लिया है। मतलब आप नेपाल में जाएंगे तो आप UPI को यूज़ कर पाएंगे हर जगह, ठीक है। तो ऑनलाइन परचेजिंग के लिए UPI को अब आप यहाँ पर यूज़ कर पाओगे। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसको यहाँ पर कहते हैं। राइट, इंडिया का डिजिटाइजेशन जो पुश है वो ये यहाँ पर दिखाता है, और नेपाल कंट्री ने इसको यहाँ पर आपका अडॉप्ट कर लिया है। इससे पहले भूटान ने भी इसको यहाँ पर आपका देखेंगे कि भूटान ऑल्सो लॉन्च्ड अ भीम UPI बेस्ड पेमेंट सर्विस, यानी भूटान भी जाओगे तो भी आपको ये चीज़ें मिलेंगी। साथ ही सिंगापुर में भी UPI जैसी चीज़ें जो हैं वो एक्सेप्ट की जा रही हैं। कुल मिला के आपको इतना ध्यान रखना है कि इंडिया के जो डिजिटल प्रोडक्ट हैं उनकी जो कह सकते हैं मार्केट है वो अब सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं रहा, वो इंडिया के बाहर भी यहाँ पर आपका एक्सेप्ट किया जाने लगा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। इंडिया में भी डिजिटल पेमेंट्स जो हैं वो लगभग 19 गुना बढ़ गए हैं 2014 से, अगर हम लगभग बात करें तो, ओके। और लगभग $1 ट्रिलियन का मार्केट भी यहाँ पर आपका क्रिएट हो जाएगा इससे, और इंडिया की टोटल GDP में भी बढ़ोतरी देखने के लिए मिल सकती है, ओके। ज़्यादा माइन्यूट चीज़ें ध्यान में नहीं रखनी, बट ये सब ध्यान रखो कि भूटान है, नेपाल जैसी कंट्रीज़ हैं, ये सब आपका जो UPI पेमेंट सिस्टम है इसको अडॉप्ट कर रही हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि सुंदरबन की जो टाइगर विडोज़ हैं, टाइगर विडोज़ एक वर्ड यहाँ पर दिया गया है। इस वर्ड का मतलब होता है कि सुंदरबन के अंदर रहने वाली ऐसी सारी महिलाएं जिनके हस्बैंड किसी टाइगर अटैक के अंदर उनकी डेथ हुई हो, ठीक है। तो उन जितनी भी महिलाओं को हम टाइगर विडोज़ यहाँ पर कहते हैं, ओके। तो आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर सुंदरबन की अगर हम बात करें तो सुंदरबन आपको पता है कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो है ही, और वहाँ पर लगभग 100 से ज़्यादा टाइगर विडोज़ लिव करती हैं, ठीक है। मतलब जिनके हस्बैंड्स की डेथ जो है वो टाइगर अटैक के कारण यहाँ पर हुई हो, तो उनकी देखभाल के लिए, बेसिकली इन वुमेंस की देखभाल के लिए, इन टाइगर विडोज़ की देखभाल के लिए प्रोग्राम यहाँ पर शुरू किया गया है। लिखा हुआ है न्यू लीज ऑफ लाइफ, ओके। तो इनके लिए यहाँ पर कुछ काम किया गया है। तो इनका फ्यूचर यहाँ पर बेसिकली अगर आप देखें आजीविका के साधन यहाँ पर कम पड़ जाते हैं, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर ये काम किया गया है ताकि वो आगे अपनी ज़िंदगी में बढ़ सकें। जैसे खाद्य एक्टिविटीज़ हैं उनमें उनको पार्टिसिपेट कराया जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2018 में भी वुमेंस को खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन KBIC के अंदर यार्न स्पिनिंग एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व किया गया था। तो इनको लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करानी है, क्योंकि इनके हस्बैंड जो कमाने के लिए जाते थे या फिर जो आपकी लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ में एंगेज थे वो अब नहीं रहे, और उनमें उनका भी दोष नहीं है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि इनको ये सब प्रोवाइड किया जाता है, ओके। तो इससे इनको कह सकते हैं कि जो महिलाएं हैं, जो टाइगर विडोज़ हैं, उनको लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हो जाती हैं और वो अपना जो जीवन है वो आगे सही से कर पाती हैं। मॉडर्न स्पिनिंग इक्विपमेंट्स उनको चलाना सिखाया जाता है, मॉडल चरखाज उनको चलाया जाता है, ओके। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके की चीज़ों के जरिए जो है वो हम लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल कराते हैं। उसके बाद इंडिया होस्ट करेगा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सेशन। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सेशन यहाँ पर किया जाता है, और इस बार जो है वो इंडिया यहाँ पर आपका 40 साल के बाद इंडिया को अपॉर्चुनिटी मिली है। इससे पहले 1983 में हमने IOC कमेटी मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सेशन को यहाँ पर हेड किया था न्यू दिल्ली के अंदर। इस बार जो है वो मुंबई के अंदर यहाँ पर जो है वो सेशन को यहाँ पर होस्ट किया जाएगा, ओके। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं। ये कमेटी डिसाइड करती है कि चेयरमैनशिप किसको देनी है, यानी कि ऑर्गेनाइज कौन करेगा ओलंपिक्स को, वगैरह वगैरह चीज़ें यही डिसाइड करती है, ओके। तो ये देखते हुए आपको सिर्फ एक पॉइंट का क्वेश्चन है कि इस बार कौन यहाँ पर सेशन कहाँ पर होगा, इंडिया में, कितने साल बाद होगा, 40 साल बाद। इससे पहले कब हुआ था, 83 में। कहाँ हुआ था, नई दिल्ली। अब कहाँ होगा, मुंबई, ओके। तो बाकी तो ये सब बधाइयाँ दी गई हैं कि हाँ बहुत अच्छा रहा, ये सब हुआ, ठीक है। उसके अलावा गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। देखिए, सरकार ने अप्रूव कर दिया न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, और हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंदर में ये सब चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। दुनिया की यंगेस्ट कंट्री के रूप में हम यहाँ पर हैं। हमारी मीडियन एज भी 29 ईयर है।
हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने 100% लिटरेसी का टारगेट रखा है अपने न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के अंदर। तो कितने परसेंट लिटरेसी, 100% लिटरेसी हमें यहाँ पर चाहिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर में ये सब बातें की गई हैं। जितने भी लोग हैं 15 साल से ऊपर के, उन सभी को एजुकेट किया जाएगा, जिसको एडल्ट एजुकेशन कहते हैं। लेकिन अब हम इसको एडल्ट एजुकेशन न कह करके एजुकेशन फॉर ऑल यहाँ पर कहेंगे। तो इसके लिए आपका जो ये नव भारत लिटरेसी प्रोग्राम है, ये आपका यहाँ पर लॉन्च किया गया है। इसी को ही आप इंग्लिश में न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम कहते हैं। ओके, ये जो प्रोग्राम है ये आपको मैंने बताया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर में मिलेगा। इसके लिए बजट भी यहाँ पर दिया गया है। ये जो स्कीम है 2022 से 2027 यानी 5 साल के लिए स्कीम लॉन्च की गई है। इतने सारे पैसे इसके अंदर यहाँ पर दिए गए हैं। लिटरेसी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से दी जाएगी। डिजिटल और ऑनलाइन मीडियम्स का यूज़ इसके अंदर भी किया जाएगा। ओके, इस पॉइंट को भी याद रखना। और इसके अंदर देखें तो हम लगभग 5 तरीके की चीज़ों को सिखाने की बात करेंगे। बेसिक गिनतियाँ आनी चाहिए, बेसिक न्यूमरेसी आनी चाहिए और लिटरेसी आनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज अबाउट इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल्स उनके पास होनी चाहिए। बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए उनके पास। वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। ऐसी सब चीज़ें हम इनको यहाँ पर अवेलेबल कराने की बात इस न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के अंदर में कर रहे हैं। उसके अलावा सरकार की एक स्कीम है जिसका नाम है ओनरशिप स्कीम। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इसका नाम है ओनरशिप स्कीम। इस ओनरशिप स्कीम को ही स्वामित्व स्कीम भी आप यहाँ पर कहते हैं। दोनों की मतलब दोनों सेम है। ओके, ये स्कीम के अंदर क्या है कि जो विलेज है उनकी मैपिंग ड्रोन से यहाँ पर करने की बात जो है वो की जा रही है। विलेज की मैपिंग, विलेज में जितने भी लैंड के पैचेज यहाँ पर हैं, ओके, किसकी कौन सी लीगल कह सकते हैं कि लैंड है, ठीक है, उन सब चीज़ों को देखते हुए ये आपकी मैपिंग की जाएगी। तो 3D मैपिंग होगी। ओके, 3D मैपिंग होगी और इंडिया में लगभग 6 लाख से ज़्यादा विलेजेस हैं, उन सभी की मैपिंग होगी और लगभग 100 सिटीज़ की जो है वो यहाँ पर शुरू भी की जा चुकी है। ऑलराइट, तो इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम ये काम करेंगे। और जो कंट्री के स्टैंडिंग प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हैं ये उनमें भी हेल्प करेगी। जैसे बहुत सारे केसेस जो कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से रिलेटेड होते हैं, उन सभी को यहाँ पर ये सोल्व करने का काम कर सकती है। इतनी सब जगहों पर अक्टूबर 2020 में इसको लॉन्च किया गया था। हमने कई बार बहुत डिटेल में इसको यहाँ पर डिस्कस भी किया है। और ये एरियल सर्वे के ज़रिए होगा। मैंने बताया ड्रोन वगैरह का यूज़ इसके अंदर किया जाएगा और ड्रोन्स सेक्टर भी इससे यहाँ पर मजबूत होगा। ओके, 3D मैपिंग होगी, ठीक है, 2D नहीं होगी कि ऐसा ग्राफ बना दिया। देखो ये वाली इमेज देखो ना आप, तो आपको लगेगा कि हाँ ये 3D मैपिंग होगी। ओके, तो इस तरीके से आपको देखेंगे कि इनको कार्ड्स भी यहाँ पर दिए जाएंगे। बेसिकली ओनरशिप स्कीम के अंदर ना प्रॉपर्टी कार्ड्स भी यहाँ पर आपके दिए जाएंगे, ताकि जिसके पास पेपर्स नहीं हैं ज़मीन के, वो प्रॉपर्टी कार्ड को दिखा करके लोन वगैरह ले सकें। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा बजट, और बजट के बारे में 2-3 पेज दिए गए थे, मैंने इग्नोर कर दिए। इससे पिछली जस्ट मैगजीन जो है वो बजट के ऊपर पढ़ाई थी, पूरी की पूरी योजना मैगजीन भी बजट के ऊपर पढ़ाई है। तो बस कर जाओ, बजट से ही सारे क्वेश्चन नहीं आ जाएंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा चीज़ों को इग्नोर करने की भी कोशिश की जानी चाहिए। उसके बाद रेलवे के अंदर भी कुछ चेंजेस हुए। लिखा हुआ है रेलवे डेवलपमेंट। कुछ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स रेलवे ने हासिल की या फिर हमें करनी है, उनके बारे में बताया गया है। लाइक वाईफाई की एक्सेस है, हम वाईफाई यहाँ पर लगा रहे हैं हर स्टेशन पर। लगभग 6000 रेलवे स्टेशन पर वाईफाई जो है वो लगाई जा चुकी है। सबसे ज़्यादा जो मॉडर्न रेलवे स्टेशन हैं वो गांधीनगर और भोपाल के हैं, वहाँ पर भी आपकी वाईफाई जो है लग चुकी हैं। 400 नई वंदे भारत ट्रेन चलाने की बात की गई थी बजट के अंदर, और ये जो है वो 2047 तक हम 400 वंदे भारत ट्रेन चलाएंगे। ओके, उसके बाद कह सकते हैं कि रेलवे के अंदर जो फ्री ट्रैफिक है उसको भी यहाँ पर हमने न्यू रिकॉर्ड्स पर पहुँचाया है। मतलब सबसे ज़्यादा जो कह सकते हैं कि फ्रीट है वो आपका रेलवे के ज़रिए यहाँ पर आपका देखने के लिए मिल रहा है। लगभग 8000 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक जो है वो इसी चीज़ के लिए आपका मॉडिफाई किया गया है। उसके अलावा अलग अलग देखो कि मुंबई सब अर्बन रेल प्रोजेक्ट के लिए कितने करोड़ दिए गए, नॉट इम्पोर्टेंट। ओके, ऐसे ही आपको यहाँ पर भी मिलेगा, ये सब ज़रूरी नहीं है आपके लिए। ऐसे ही ये भी आपको मिलेगा कि मुंबई के अंदर पर्टिकुलर क्या किया जा रहा है, नॉट इंपॉर्टेंट। नेशनल लेवल पर थोड़ी सी चीज़ें देखो, बात खत्म करो। उसके बाद वाटर गवर्नेंस की बात करते हैं। लिखा हुआ है वाटर गवर्नेंस विद पब्लिक पार्टिसिपेशन। देखो वाटर गवर्नेंस हो, फॉरेस्ट गवर्नेंस हो, मैनग्रोव गवर्नेंस हो, कोरल गवर्नेंस हो, कुछ भी हो, डेजर्ट गवर्नेंस भी हो, तो वो भी आपका पब्लिक पार्टिसिपेशन के जरिए ही यहाँ पर होता है। ओके, तो इसके अंदर यही बात है कि गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप्स ले रही है वाटर गवर्नेंस को एज अ टॉप प्रायोरिटी देने के लिए। वाटर गवर्नेंस का मतलब है कि वाटर से रिलेटेड जितने भी चैलेंजेस हैं उनको ख़त्म करने के लिए आप किस तरीके की पॉलिसीज़ को अपनाओगे, वो सब वाटर गवर्नेंस के अंदर में कवर की जाती हैं। ओके, वाटर को मेंटेन करना है, सिक्योर करना है, वो सब कैसे किया जाएगा, तो वाटर गवर्नेंस के अंदर में ये चीज़ें आपको पता लगेंगी। तो बहुत सारे मेजर सरकार ने यहाँ पर लिए हैं। ओके, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर सारे इनोवेटिव अप्रोच दी गई हैं। पहली कृषि सिंचाई योजना है, हर खेत को पानी है,
पर ड्रॉप मोर क्रॉप है, नमामि गंगे है, जल जीवन मिशन, अटल भूजल योजना, जल शक्ति अभियान, कैच द रेन मिशन। ओके, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आपकी चल रही हैं। ऊपर से जो वर्ल्ड वाटर डे है वो भी आपका 22 मार्च को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, इसीलिए ये आर्टिकल यहाँ पर आया है, क्योंकि 22 मार्च 16 से लेकर के 31 मार्च के बीच में आती है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम्स थे, उनकी क्या सफलताएं रहीं। ज़्यादा डाटा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन उनका मकसद जो है वो ज़रूरी हो जाता है। जैसे जल जीवन मिशन है, तो जल जीवन मिशन के अंदर जो टैप वाटर यहाँ पर प्रोवाइड कराना है, ड्रिंकिंग टैप वाटर कनेक्शन हर हाउस होल्ड में लगना चाहिए, चाहे वो रूरल हो चाहे वो अर्बन यहाँ पर हो। 2024 तक ये हमारा लक्ष्य इसके अंदर में है। ओके, पहले इतना था, अब हमने इतने करोड़ रूरल हाउस होल्ड्स को टैप वाटर कनेक्शन अवेलेबल करा दिए हैं। देखो 9 करोड़ को यहाँ पर अवेलेबल करा दिए हैं। ओके, पहले कितने स्कूल कवर थे, नॉट इम्पोर्टेंट, बट अब देखो कि बहुत सारे होम्स हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। आंगनबाड़ी सेंटर कितने थे, नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन आप देखो कि इतने सारे जो स्कूल्स हैं वो भी हमने यहाँ पर कवर कर लिए, और लगभग 8 लाख से ज़्यादा आंगनबाड़ी सेंटर्स हैं, उनमें भी हमने जल जीवन मिशन के थ्रू टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड किया है। उसके अलावा जल जीवन मिशन तो है ही, इसमें एम्प्लॉयमेंट भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा जल जीवन मिशन के अंदर। ओके, जो कनेक्शन यहाँ पर लगाएंगे उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। ओके, तो लाइक वाटर पाइपलाइन की मेंटेनेंस है, तो उसके लिए भी जो वर्कर हैं उनको सिक्योरिटी मिलेगी। फिटिंग है, इलेक्ट्रिकल वर्क है, उन सभी को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने ऐसे सभी लेबर ग्रुप्स को आइडेंटिफाई किया है जो कि इस तरह का काम कर सकते हैं और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कोऑपरेशन के साथ मिलकर के काम कर सकते हैं। ओके, ऐसा सब काम आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो कुल मिला के इतना याद रखना है कि इसमें एम्प्लॉयमेंट का भी ऑप्शन यहाँ पर आपको खुल जाएगा। सिर्फ ऐसा ही नहीं है, आप यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल कराओगे तो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। स्पेशलिटी स्कीम की ये भी है कि इसके अंदर जो है वो आपके विलेज एक्शन प्रोग्राम्स जो हैं वो डेवलप किए जाएंगे। वाटर कमिटीज़ यहाँ पर बनाई जाएंगी। वुमेन का रिप्रेजेंटेशन 50% होगा इन कमिटीज़ में, तो वुमेन एम्पावरमेंट का भी प्रोविज़न इसके अंदर में है। एम्प्लॉयमेंट है, वुमेन एम्पावरमेंट है, और जहाँ वुमेन एम्पावरमेंट है वहाँ जेंडर इक्वलिटी तो है ही। तो ये मिशन जो है वो ओवरऑल सभी चीज़ों को यहाँ पर देखता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का नाम सुना होगा, सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ओवरऑल इसके अंदर यहाँ पर कवर हो जाते हैं। इसमें ही आप यहाँ पर देखें तो टैप वाटर जो है वो लगभग 90 to 95% यहाँ पर पहुँचा दिया है। लगभग 4 स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें 90 to 99% यहाँ पर हो गया। गुजरात है, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, बिहार, इनमें अभी थोड़ा सा यहाँ पर रह रहा है। 100% हाउस होल्ड भी पहुँचा दिया गया है। तेलंगाना, गोवा, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली एलोंग विद हरियाणा, तो इन सभी जगहों पर आपका जो है वो 100% टैप वाटर कनेक्शन यानी जल जीवन मिशन की जो सक्सेस है वो आपको इन 6 इलाकों में देखने के लिए मिल जाएगी, 6 स्टेट और यूटीज़ में देखने के लिए मिल जाएगी। उसके अलावा जल जीवन मिशन रूरल तो था ही, अर्बन भी हमने यहाँ पर लॉन्च किया, जो हाउस होल्ड सिटीज़ हैं, मतलब सिटीज़ के अंदर जो हाउस होल्ड हैं उनको टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए। उसके साथ साथ सबका प्रयास इंश्योर करता है हायर पार्टिसिपेशन ऑफ द वुमेन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जल जीवन मिशन के अंदर विलेज वाटर कमिटीज़ यहाँ पर बनाई गई हैं। विलेज वाटर कमिटीज़ के अंदर जो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है वो 50% होना ज़रूरी हो जाता है। ओके, तो वुमेन का कह सकते हैं कि रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर बढ़ेगा, तो सिंपल सी बात यहाँ पर है कि हायर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन देखने के लिए मिलेगा। उसके अलावा टेक्नोलॉजी जो है वो भी यहाँ पर यूज़ की जाएगी। लाइक जितनी भी फिटिंग यहाँ पर की जाएगी, ओके, जितनी भी आपकी टैप वाटर कनेक्शंस यहाँ पर लगाए जाएंगे उन सभी की जियो टैगिंग यहाँ पर की जाएगी, जिससे जो वाटर एरियाज़ हैं या फिर आपने जो वाटर सिस्टम लगाया है वो सभी ट्रैक हो सकें, वो सब मॉनिटर भी यहाँ पर हो सकें। आधार कार्ड वगैरह का यूज़ करते हुए इन सब कामों को यहाँ पर किया जाएगा। और इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड सेंसर बेस्ड सिस्टम यहाँ पर होंगे, ये सब भी आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा जल जीवन कोष भी यहाँ पर आपका बनाया गया है। इस कोष के अंदर जो है वो चैरिटी के ज़रिए पैसा यहाँ पर लाया जाएगा, और उससे जो है वो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ जो हैं वो रूरल हाउस होल्ड, रूरल इंस्टीट्यूशंस में पहुँचाई जाएंगी, और इसके लिए आपका ये राष्ट्रीय जल जीवन कोष जो है वो यहाँ पर बनाया गया था। ओके, टू एनहेंस द स्पिरिट ऑफ चैरिटी फॉर द नोबल कोज ऑफ, ठीक है, तो चैरिटी के जरिए इसके अंदर पैसा आएगा, इस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ये टाइमलाइन है 2022 तक हम किन स्टेट्स में करने की कोशिश कर रहे हैं, 2023 से किस स्टेट में करेंगे, 2024 से किस स्टेट में करेंगे, सारा ये आपको नहीं पढ़ना। उसके अलावा दूसरी योजना है अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना की अगर हम बात करें तो योजना मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा लॉन्च की गई थी 2019 में, और जितने भी ग्राउंड वाटर हैं उन सभी का मैनेजमेंट हमें यहाँ पर करना है। तो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करने के लिए ये योजना यहाँ पर आपकी शुरू की गई थी। ग्राउंड वाटर लगभग 65% टोटल इरीगेटेड एरिया में कंट्रीब्यूट करता है, और ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई में लगभग 85% जो है वो यहाँ पर कंट्रीब्यूट करता है। ओके,
तो लेकिन क्या है कि क्लाइमेट चेंज वगैरह है, उसके कारण ये सब जो चीज़ें हैं वो रिस्क में पहुंच रही हैं। लाइक ग्राउंड वाटर टेबल नीचे चलती चली जा रही है, जिसकी वजह से ड्रिंकिंग वाटर के सोर्सेज आसानी से नहीं मिलते। इरिगेशन के लिए भी आपको और ज़्यादा डेप्थ में यहाँ पर जाना पड़ेगा। तो इन सब सिचुएशंस के चलते अटल भूजल योजना आपके यहाँ पर शुरू की गई थी 2020-21 से 2024-25 तक के लिए 6,000 करोड़ रुपए दे करके स्कीम यहाँ पर शुरू की गई थी। ग्राउंड लेवल आपका जो ग्राउंड वाटर है उसकी मैपिंग भी यहाँ पर की जाएगी, जिससे पता लग सके कि ग्राउंड वाटर के लेवल्स क्या क्या यहाँ पर हैं। ये जो स्कीम है ये लगभग 78 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करेगी, स्पेशली इन द रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। ठीक है, ये सारे पॉइंट याद रखना। इसी में ही आपको रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट भी मिल जाएगा। ये तीसरा प्रोजेक्ट वाटर गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए। रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें अगर एक नदी उसके अंदर पानी की मात्रा कम है तो दूसरी नदी से हम उसमें पानी यहाँ पर पहुँचाएंगे। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर रिवर हैं, ठीक है, उसमें बुंदेलखंड रिवर्स हैं, उनके अंदर पानी की मात्रा बहुत ही कम है, लगभग ड्रॉट्स में ही आपकी यहाँ पर रह जाती हैं और वाटर कम रहता है। ऐसे ही मध्य प्रदेश की रिवर्स हैं, उनमें पानी ज़्यादा होता है, तो ये रिवर्स हम यहाँ पर इस तरीके से एक्सचेंज करेंगे। लाइक आप देख सकते हैं कि यही इसी तरीके का एक रिवर इंटरलिंकिंग प्रोग्राम जो है वो है आपका केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। इसी तरीके का पहला नेशनल लेवल प्रोजेक्ट यहाँ पर है। इसमें हम जो है वो बेतवा रिवर से केन रिवर में पानी को यहाँ पर ट्रांसफ़र करने की कोशिश करेंगे, जो कि पूरे बुंदेलखंड रीजन को इरिगेशन की सुविधा, ड्रिंकिंग वाटर की सुविधा यहाँ पर अवेलेबल कराएगा। तो 3 मकसद जो हैं वो इसके याद रखना इंटरलिविंग प्रोजेक्ट के, कि कैसे हेल्प करता है। तो इरिगेटेड वाटर यहाँ पर अवेलेबल होता है, साथ ही साथ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल होता है, और कुछ हद तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी आपका किया जा सकता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के जरिए। ओके, तो ये काम होगा। बजट के अंदर 5 नए इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च किए गए, 5 के नाम आपके लिखे हुए हैं, एक निगाह में ज़रूर से आप इसको यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो ये काम आपका यहाँ पर किया जाएगा। इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स की जो शुरुआत है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में हुई थी। उन्हीं का ही ये विज़न था कि इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया जाए, और शुरुआत जो है वो केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट से यहाँ पर शुरू की गई। सरकार ने बजट के अंदर केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट पर पैसे को भी यहाँ पर बढ़ाया है। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान रखोगे। 5 इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट का नाम ज़रूर पढ़िएगा। उसके अलावा कैच द रेन कैंपेन, ये आपको 4th कैंपेन यहाँ पर मिलेगा जो वाटर गवर्नेंस को बढ़ावा देता है, और इसके अंदर जो हम रेन वाटर है उसको यहाँ पर कंजर्व करेंगे। देखो, ग्राउंड वाटर को एक जगह कर लिया, रिवर इंटरलिंकिंग दूसरी जगह हो गई, यहाँ पर हम रेन वाटर को कंजर्व करने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो इसका गोल ये है कि पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने, स्पेशल एक्शन प्लान चलाने, ताकि रेन वाटर को कंजर्व किया जा सके। तो मार्च 2021 में प्रोग्राम लॉन्च किया था। इसके अंदर बेसिकली नाम से ही है कैच द रेन, रेन को कैच करने की कोशिश करो, मतलब रेन वाटर को कलेक्ट करने की कोशिश करो, जहाँ पर भी वो गिरे, जैसे भी वो वहाँ पर गिरे। ओके, तो इससे क्या है कि हम जो कैच द रेन कैंपेन है इसके ज़रिए आपकी रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा देंगे, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ज़रिए हम कह सकते हैं कि जो रेन वाटर है उसको कलेक्ट करेंगे, और कलेक्ट करने के दौरान जब सूखाग्रस्त इलाके होंगे वहाँ पर हम उसको यूज़ भी करेंगे, जब वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं होती तब। ओके, तो ये मिलेगा आपको कि इसके अंदर हम वाटर कंजर्वेशन करेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए, ट्री प्लांटेशन के जरिए, क्लीनिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ पडल्स के जरिए। ओके, इन सब चीज़ों के जरिए जो है हम रेन वाटर को कलेक्ट करेंगे। ओवरऑल मकसद आप याद रखो कि क्या ये जो आपका कैच द रेन प्रोग्राम है इसका मकसद क्या है। उसके बाद 5वां जो प्रोग्राम है वाटर गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए वो है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको मिल जाएगा कि गंगा आपका सिंबल, कल्चर का तो फेथ यहाँ पर है ही, लेकिन कंट्री की जो 50% पॉपुलेशन है वो लगभग इस पर डिपेंड भी है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि इसको साफ़ रखना, इसको स्वच्छ रखना हमारी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा डिपेंड है, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर के लिए हो, चाहे वो फिशरीज़ के लिए हो, ठीक है, किसी भी पर्पज़ के लिए हो, लेकिन वो यहाँ पर डिपेंडेंट तो है। ओके, तो ये मिलेगा आपको कि इसको स्वच्छ रखना ज़रूरी है, और इसके लिए हमने मिशन मोड प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं। लगभग 364 प्रोग्राम हैं जो कि 30,000 करोड़ रुपए की लागत से मेगा कैंपेन नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, गंगा को क्लीन करने के लिए दिए गए हैं। ऐसा सब प्रोग्राम 5 स्टेट में चलाया जाएगा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल के अंदर। वहाँ पर सीवेज ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ लॉन्च की जाएंगी, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट बनाए जाएंगे, क्रीमेटोरियम्स यहाँ पर आपके बनाए जाएंगे, के लिए क्लीनिंग प्रोजेक्ट्स ऑफ गंगा चलाए जाएंगे, बैंक फिशीज़ हैं, डॉल्फिन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट हैं, फॉरेस्ट एक्सपेंशन है अलोंग द गंगा, ये सब काम आपके यहाँ पर किए जाएंगे। अभी अभी बजट के अंदर कहा गया कि गंगा रिवर के कह सकते हैं कि दोनों ओर 5 किलोमीटर तक जो है
वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि फॉरेस्ट जो है वो आपके यहाँ पर लगाए जाएंगे। ओके, और ये चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी, और वहाँ पर किसी भी तरीके की केमिकल कह सकते हैं कि फार्मिंग यहाँ पर नहीं की जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि गंगा के दोनों ओर 5 किलोमीटर तक केमिकल फार्मिंग को मना किया गया बजट के अंदर। तो ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ये सब काम इस प्रोजेक्ट के अंदर में यहाँ पर होगा। टेंडर किसको दिया गया, कितने प्रोजेक्ट, नॉट इम्पोर्टेंट। ये आपका 5वां प्रोग्राम था। छठा प्रोग्राम जो आपके वाटर गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए वो है आपका प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, और उसके अंदर का एक कंपोनेंट, इसके अंदर 4 कंपोनेंट हैं। ओके, उनमें से एक कंपोनेंट है आपका हर खेत को पानी, और दूसरा जो कंपोनेंट है वो आपको यहाँ पर मिलेगा पर ड्रॉप मोर क्रॉप। ठीक है, तो ये आपको दोनों इनिशिएटिव यहाँ पर मिल जाएंगे। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जुलाई 2015 में लॉन्च की गई थी, और इसके अंदर कैंपेन था हर खेत को पानी, यानी हर एक खेत को इरिगेशन की फैसिलिटीज़ यहाँ पर मिलनी चाहिए। तो जो एग्जिस्टिंग इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं उनको एक्सपेंड करने की बात यहाँ पर की गई थी। चाहे तो ग्राउंड वाटर का यूज़ करो या फिर कुछ और हो, ठीक है, उसको अवेलेबल आपको यहाँ पर कराना है। मतलब कुल मिला के इरिगेशन फैसिलिटी आपकी अवेलेबल होनी चाहिए। इससे SC ST लोग हैं, वुमेन हैं, स्मॉल फार्मर्स हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं, सभी को फ़ायदा मिलेगा। हम डग वेल्स बना सकते हैं, हम डग बोरवेल्स बना सकते हैं, ट्यूबवेल्स हो सकते हैं, बोरवेल्स हो सकते हैं। ऐसे सभी इरिगेशन इक्विपमेंट्स हैं, हम सभी यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर देखें 15 प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं, 12 स्टेट्स में इसको लॉन्च किया जा रहा है। सेंट्रल असिस्टेंस दी जा रही है 1200 करोड़ की, नॉट इम्पोर्टेंट। ओके, तो इन सब चीज़ों के जरिए आपका हर एक खेत को यहाँ पर पानी, यानी हर घर को जल और हर खेत को पानी यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो दोनों चीज़ें हो गई, हर घर को जल तो आपका जल जीवन मिशन के अंदर में हो गया, और हर खेत को पानी जो है वो आपका यहाँ पर हो गया प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर, जो कि इरिगेटेड फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराने के लिए यहाँ पर बनाया गया था। तो कुल मिला के हम एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम्स के जरिए ये सब काम यहाँ पर आपके कर रहे हैं। ये आपको मिलेगा छठा प्रोग्राम। उसके अलावा 7वां प्रोग्राम ये भी है कि जब आप वाटर की ही बात कर रहे हैं तो डैम रिहेबिलिटेशन और सेफ्टी की भी ज़रूरत यहाँ पर पड़ती है। तो एफर्ट्स इस चीज़ पर किए जा रहे हैं कि जो वाटर का प्रॉपर यूज़ किया जाए, और उस प्रॉपर यूज़ के समय जो डैम सेफ्टी और रिहेबिलिटेशन है उसका ध्यान रखा जाए। या फिर आप यहाँ पर कह सकते हैं कि डैम सेफ्टी और रिहेबिलिटेशन का ध्यान में रखते हुए वाटर का कंजर्वेशन यहाँ पर किया जाए। इंडिया में लगभग 5000 से ज़्यादा बड़े डैम्स यहाँ पर मौजूद हैं, जिनमें से लगभग 400 से ज़्यादा जो है वो अभी कंस्ट्रक्शन फेज़ में ही यहाँ पर है। इंडिया में चाइना और US के बाद तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा डैम्स यहाँ पर आते हैं। डैम्स का अपना इंपॉर्टेंस होता है, इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होता है, ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल, सोशल, हर चीज़ में इसका इंपॉर्टेंस यहाँ पर होता है। ये इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल कराते हैं, पावर को जनरेट करने में मदद करते हैं, फ्लड कंट्रोल में, मैनेजमेंट में वर्क करते हैं, वाटर की सप्लाई में यहाँ पर रोल निभाते हैं, और इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी यहाँ पर काम निभाते हैं। अब इतने बड़े डैम हैं, अगर ये अनसेफ हुए तो फिर लाइफ का भी नुकसान होगा, प्रॉपर्टी का भी नुकसान होगा, क्रॉप्स हैं, हाउसेज हैं, बिल्डिंग्स हैं, कनाल्स हैं, रोड्स हैं, सभी का यहाँ पर नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए इनकी जो प्रॉपर सेफ्टी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इस सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बिल यहाँ पर आपका डाला, जिसका नाम है डैम सेफ्टी बिल, पास्ड कर दिया गया पार्लियामेंट के द्वारा इन द विंटर सेशन लास्ट ईयर। ओके, तो ये डैम सेफ्टी बिल जो है वो यहाँ पर वाटर गवर्नेंस के अंदर में ही कवर किया जाएगा। तो ये पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा जल शक्ति मंत्रालय ने यहाँ पर अपना ये टेबल्यू भी यहाँ पर दिया। 26 जनवरी को जो झांकियाँ वगैरह निकलती हैं उसमें ये आप देख सकते हो कि ये जल शक्ति मिनिस्ट्री का ये आपका इस तरीके से था। तो ये सारे जो इनिशिएटिव थे वो आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। लगभग 8 इनिशिएटिव हो गए, इंक्लूडिंग दिस पर क्रॉप मोर ड्रॉप। पर क्रॉप मोर ड्रॉप का मतलब यहाँ पर हो जाता है कि कम पानी दे करके आप ज़्यादा से ज़्यादा फसल को यहाँ पर उगाएं। कम पानी दे करके प्रोडक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, या फिर कम पानी दे करके प्रोडक्टिविटी पर कोई फ़र्क ना पड़े। तो ऐसी सब जो तकनीकें हैं उनको आप माइक्रो इरिगेशन तकनीक्स यहाँ पर कहते हो। ठीक है, इसके अंदर आपका ड्रिप इरिगेशन आ जाता है, स्प्रिंकलर इरिगेशन यहाँ पर आ जाता है, क्योंकि ये सारी जो तकनीकें हैं ये आपकी माइक्रो इरिगेशन की तकनीकें यहाँ पर हो जाती हैं। ओके, इसके अंदर हम इन्हीं चीज़ों पर फोकस करते हैं, यानी कि कम पानी में ज़्यादा फसल को उगाने की तरफ हम ध्यान देते हैं। तो ये 8 प्रोग्राम आपको याद रखने हैं। ये 8 के 8 प्रोग्राम जो हैं वो कंट्री के वाटर गवर्नेंस को बढ़ावा देने में मदद कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ कैबिनेट डिसीजंस भी आगे यहाँ पर लिए गए, और इन कैबिनेट डिसीजंस में जो देखें अगर हम, तो पहला जो इनिशिएटिव है वो है आपका आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, और जो दूसरा मिशन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा वो है आपका कोल सेक्टर वगैरह से रिलेटेड। तो हम इनको सीधे आर्टिकल्स के अंदर यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखोगे कि सबसे पहले जो हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी है उसको बढ़ाने के लिए, उसको ईजी करने के लिए, उसकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए आयुष्मान डिजिटल मिशन यहाँ पर लॉन्च किया गया।
5 साल का ये मिशन है और इसमें 1600 करोड़ दिए गए हैं। देखिए सारे मिशन अलग हैं। आयुष्मान भारत मिशन अलग है, आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन अलग है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन अलग है। ठीक है, तो इस मिशन के जरिए जो हम हेल्थ सर्विसेज हैं नेशनल लेवल पर और पीपल्स के जो हेल्थ रिकॉर्ड हैं उनको हम प्रिपेयर करेंगे। ओके, इसके ज़रिए उनका एक अपना अकाउंट नंबर भी होगा जिसको आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर कहेंगे, जिससे वो अपने डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स पर लॉगिन वगैरह कर सकेंगे। तो इस तरीके से आप जो हैं वो एक डिजिटल कह सकते हैं अकाउंट बनाने की बात यहाँ पर कर रहे हैं, एक डिजिटल डाटाबेस यहाँ पर तैयार करने की बात कर रहे हैं, जिसमें कंट्री के सभी ऐसे सिटीजन्स जिन्होंने आयुष्मान भारत या उसका लाभ लिया हो उन सभी के हेल्थ रिकॉर्ड जो हैं वो यहाँ पर आपको लिखे हुए मिलेंगे। तो ये काम आपका इसके अंदर किया जाएगा। उसके अलावा अगर हम देखें तो डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स, इन सभी को हम ट्रीटमेंट और इन्वेस्टिगेशन में डिसीजन मेकिंग के लिए अवेलेबल बनाएंगे। कौन सी डिजीज़ है, किस तरीके से आ रही है, ठीक है, उन सभी के लिए इनको यहाँ पर सशक्त बनाने की बात है। इनोवेशन लाया जाएगा हेल्थ केयर इकोसिस्टम के अंदर और नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पर क्रिएट की जाएंगी। दूसरा डिसीजन भी यहाँ पर लिया गया और इस डिसीजन के अंदर जो कह सकते हैं कि इंडिया को कोल सेक्टर में सेल्फ लैंड बनाने की बात यहाँ पर चल रही है। तो कैबिनेट ने अप्रूव किया है मेकिंग कोल अवेलेबल बाय कोल कंपनीज थ्रू कॉमन ई ऑक्शन विंडो इंस्टीड ऑफ सेक्टर स्पेसिफिक ऑक्शन। पहले होता था सेक्टर स्पेसिफिक ऑक्शन, अलग अलग सेक्टर्स के लिए अलग अलग तरीके के कोल ब्लॉक्स यहाँ पर ऑक्शन किए जाते थे, लेकिन अभी जो है वो सिंगल विंडो यहाँ पर खोल दी गई है। ई ऑक्शन की कॉमन विंडो यहाँ पर होगी, जिस भी सेक्टर को यहाँ पर आपका कोल खरीदना है वो इसी विंडो के जरिए खरीदेगा, उसके लिए कोई और सुविधा अवेलेबल नहीं होगी। तो इससे ट्रांसपेरेंसी वगैरह यहाँ पर बनेगी और अलग अलग तरीके के जो मार्केट डिस्टोर्शंस होते हैं वो भी यहाँ पर रिमूव होंगे। सभी कंज्यूमर्स के लिए रेट यहाँ पर फिक्स होंगे, एक जैसे रेट यहाँ पर अवेलेबल होंगे। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। प्राइस स्टेबिलिटी बनी रहेगी और जो ऑपरेशनल कैपेसिटी है वो भी यहाँ पर इंक्रीज़ होगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हो सकेगा। कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी में बजट में फोकस किया गया है, उसके ऊपर भी यहाँ पर आपकी बात की गई है। उसके अलावा नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन भी यहाँ पर आपका लॉन्च किया गया। टेक्सटाइल सेक्टर की अगर हम बात करें तो कंट्री का कह सकते हैं कि टेक्सटाइल सेक्टर काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो इंडिया की बैकबोन है एक तरीके से, जैसे एग्रीकल्चर है तो ऐसे ही आपकी टेक्सटाइल भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। जॉब क्रिएशन भी अच्छा होता है। दुनिया में 6ठे नंबर पर हम सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि इंडिया इज़ नाउ द वर्ल्ड्स 6th लार्जेस्ट टेक्सटाइल एंड अपैरल एक्सपोर्टर। तो हम 6ठे नंबर पर आते हैं एक्सपोर्ट्स में टेक्सटाइल के, और लेकिन जो ग्लोबल मार्केट है उसमें हम सिर्फ 8% ही कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि 8% कंट्रीब्यूट करते हैं। ऊपर से जो टेक्निकल टेक्सटाइल है उसका यूज़ भी अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है, लाइक एग्रीकल्चर में उसका यूज़ है, साइंटिफिक रिसर्च में यूज़ है, मेडिसिन में यूज़ है, मिलिट्री इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स, हर जगह पर उसका यूज़ है। और लगभग 250 बिलियन डॉलर का मार्केट भी यहाँ पर आपका क्रिएट है। ओके, तो इन सभी चीज़ों को और जो हर्डल्स यहाँ पर हैं जो कि इंडिया का ग्लोबल मार्केट में शेयर सिर्फ 8% ही रोके हुए हैं, उन सभी हर्डल्स को ख़त्म करने के लिए नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन 2020 में यहाँ पर लॉन्च किया गया था। अब कुछ और पॉइंट भी दिए गए हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जीडीपी में हिस्सा कितना है, 4% यहाँ पर है। जॉब क्रिएशन में भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। उसके अलावा हम देखें तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 14% हिस्सा इसका यहाँ पर है। फॉरेन इनकम में इसका 13% हिस्सा यहाँ पर है। इंडिया के एक्सपोर्ट्स में 13% हिस्सा यहाँ पर है। सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर भी यहाँ पर है एग्रीकल्चर के बाद। तो ये वाले सारे पॉइंट याद रख सकते हैं, तो इनको यहाँ पर रखने की कोशिश कीजिएगा। उसके अलावा over the last 4 decades these industries has grown to 3 to 4% एनुअल रेट, 3 से 4% के एनुअल रेट पर ये यहाँ पर बढ़ रही हैं, जो कि ज़्यादा खास नहीं है। ओके, इसीलिए आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि लास्ट 7 ईयर में कुछ ज़्यादा बढ़ोतरी यहाँ पर नहीं हुई है, लेकिन हमें इसको यहाँ पर बढ़ाने की ज़रूरत है। लगभग 8 to 9% ग्रोथ रेट को करने की ज़रूरत यहाँ पर हो जाती है। तो टेक्निकल टेक्सटाइल हैं, उन सभी का अलग अलग क्षेत्र में यूज़ है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, और ये सब आपको मिल जाएंगे कि इन सभी में इनका यूज़ है। लाइक आप देख सकते हो कि जो स्पोर्ट्स है उसमें भी इसका यूज़ है, एग्रीकल्चर में उसका यूज़ है। तो कुल मिला के हमने जो टेक्निकल टेक्सटाइल है उसके सेगमेंट को 12 सब स्कीम सेगमेंट में यहाँ पर आपका बांट दिया है। लाइक मोबाइल वगैरह के लिए आपको टेक्सटाइल वगैरह की ज़रूरत है, लाइक कार्स हैं, शिप्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, ट्रेन्स हैं, स्पेस ट्रेवल्स हैं। ओके, उन सब में टेक्सटाइल की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो उस टेक्सटाइल के लिए हमने उसको नाम दिया है मोबाइल टेक। ओके, तो इसके अंदर में, इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर में, इस पर्टिकुलर सब सेगमेंट के अंदर में हम सिर्फ इसी चीज़ पर फोकस करेंगे कि टेक्सटाइल का यूज़ जो है
वो मोबाइल टेक में किस तरीके से यूज़ किया जाए। ऐसे ही आपको मिलेगा हाइजीन है, मेडिसिन है, पीपीई किट बनानी है, उन सभी में टेक्सटाइल का यूज़ यहाँ पर होगा। तो उसको हमने नाम दिया है मेडिटेक, और इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर सिर्फ इसी चीज़ पर फोकस होगा। एग्रीकल्चर में इस तरीके से, स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में अलग अलग तरीके के और कह सकते हैं कि क्लोथ्स यहाँ पर आपके चाहिए होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए अलग सेगमेंट ये इस तरीके से लॉन्च किया गया है, जिसमें हम इन्हीं चीज़ों पर पर्टिकुलर फोकस यहाँ पर करेंगे। उसके अलावा 4 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स भी हैं जो कि नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए यहाँ पर हमने लॉन्च किए हैं। इसमें पहला तो ये है कि इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर बढ़ाएंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, ये चीज़ें आपके लिए बस इतनी ही ज़रूरी है। दूसरा जो है वो हम इसके अंदर में क्या कर सकते हैं कि जो टेक्निकल टेक्सटाइल मार्केट है उसका डेवलपमेंट और प्रमोशन करेंगे। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, ये डेवलपमेंट प्रमोशन हो गया। तीसरा जो है वो एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने की बात है। और चौथा जो है वो एजुकेशन, ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट की बात यहाँ पर है। तो ये चारों जो पिलर हैं वो आपको यहाँ पर याद रखने हैं। पहला रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दूसरा जो मार्केट है उसमें प्रमोशन और डेवलपमेंट, तीसरा जो है वो एक्सपोर्ट्स को यहाँ पर बढ़ाना, और चौथा जो है वो आपको एजुकेशन, ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ाने की बात है। उसके अलावा इंडिया हैज़ एनरमस पोटेंशियल इन दिस सेक्टर, लाइक यूथ लेबर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है, ओके। तो उसकी अवेबिलिटी है तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी वर्किंग पॉपुलेशन है, इसको डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। हम 2025 तक एक साइजेबल वर्कफोर्स के रूप में तैयार हो सकते हैं, तो क्यों ना इस वर्कफोर्स का यूज़ टेक्निकल टेक्सटाइल सेक्टर को बढ़ाने में यूज़ किया जाए। तो इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर लिखा हुआ है कि पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है और इसमें यूथ का इंपॉर्टेंस हम ले सकते हैं। उसके बाद स्ट्रॉन्ग टेक्सटाइल वैल्यू चेन हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। चाइना के बाद इंडिया ओनली कंट्री है इन द वर्ल्ड जो कि इस टाइप के सिंथेटिक रखता है, मतलब हर तरीके के सिंथेटिक और नेचुरल फाइबर्स इंडिया के अंदर अवेलेबल हैं चाइना के बाद, ओके। तो हम जो है इस मार्केट को यहाँ पर अपनी पोजीशन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं, क्यों ना हम चाइना को भी पीछे छोड़ें, ठीक है। तो हम पहले नंबर पर यहाँ पर आने की कोशिश करेंगे। रॉ मटेरियल से लेकर के आपका जो पूरा मार्केट है यानी लास्ट कंज्यूमर तक का, उस पूरी की पूरी वैल्यू चेन को स्ट्रॉन्ग करने की बात टेक्सटाइल इस मिशन के अंदर यहाँ पर की गई है। गवर्नमेंट भी एंगेज रहेगी, उसने अलग अलग तरीके की स्कीम्स लॉन्च की हैं, लाइक स्कीम फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल है, या टेक्नोलॉजी मिशन ऑन टेक्निकल टेक्सटाइल है, स्कीम फॉर प्रमोटिंग द यूज़ ऑफ एग्रो टेक्सटाइल इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। इसी तरीके से आपको मिलेगा कि जियो टेक्निकल फाइबर के लिए स्कीम है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम है, स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम हमने लॉन्च की है टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर। तो सरकार तो बहुत कुछ कर रही है, अब और करने की ज़रूरत यहाँ पर आपकी पड़ेगी। ये सारी स्कीम, इनके डिटेल में नहीं जाओ, लेकिन सब नाम तो समझ में आने चाहिए। उसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी भी एबिलिटी हमें यहाँ पर बढ़ानी है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये तो सब आपके कॉमन चीज़ें हैं, तो हर इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी होनी चाहिए कि भाई जो रॉ मटेरियल की सुविधाएं या फिर कैपिटल है, इनिशियल कैपिटल है, वो सब यहाँ पर ज़रूरी हो जाती है। तो इस तरीके से हम जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर को यहाँ पर बढ़ावा देंगे, टेक्निकल टेक्सटाइल को हम यहाँ पर बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे। सरकार ने क्या कुछ किया है, तो इतनी सारी स्कीम्स तो हमने यहाँ पर डिस्कस की। उसके अलावा कंट्री के टेक्निकल टेक्सटाइल सेक्टर में रैपिड ग्रोथ के लिए नेशनल टेक्सटाइल टेक्निकल मिशन या नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन हमने यहाँ पर लॉन्च किया। इसके अंदर जो है 207 टेक्निकल टेक्सटाइल प्रोडक्ट, उनको हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर के अंदर भी इंक्लूड किया है, जिससे कि हम अपनी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर इन 207 टेक्निकल टेक्सटाइल प्रोडक्ट को पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश करेंगे, ओके। तो इसमें क्या है कि जो हमारे टेक्निकल टेक्सटाइल है वो यहाँ पर आपकी प्रमोट होगी, उसका यूज़ बढ़ेगा। लगभग 92 एरिया आइडेंटिफाई किए गए हैं, 10 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज इसमें आपकी मदद करेंगी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड भी इसमें यहाँ पर हेल्प करेगा स्टैंडर्ड्स को मापने के लिए, क्योंकि टेक्सटाइल जो फाइबर है उसका स्टैंडर्ड क्या है वो सब चीज़ें देखने का काम इसी का ही यहाँ पर रहेगा। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने ऑल्सो ऐड किए हैं 6 न्यू कोर्सेज, 6 नए कोर्स यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं, जिनको समर्थ स्कीम के अंदर में इंक्लूड किया गया है। तो समर्थ स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की है और उसके अंदर 6 नए कोर्सेज जो कि टेक्निकल एजुकेशन की किस तरीके से टेक्सटाइल एक बेहतर जो है वो और ज़्यादा उसके अंदर इम्प्रूवमेंट किए जा सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर तैयार किया गया है। तो कुल मिला के इतना सब किया गया है, तो इसी चक्कर में आपका यहाँ पर ये टेक्निकल मिशन भी यहाँ पर लॉन्च किया गया 2020 में, जिससे कि और ज़्यादा जो पोटेंशियल यहाँ पर है, जैसा कि सब पढ़ा कितना पोटेंशियल है कितना नहीं है, उस सबको भी हार्नेस यहाँ पर किया जा सके। तो ये हैं सब रिसर्च प्रोजेक्ट इसके अंदर लॉन्च होंगे। टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन है, 30 करोड़ रुपए भी दिए गए हैं, 20 रिसर्च प्रोजेक्ट भी इसके अंदर में यहाँ पर मिल जाएंगे। हर सेक्टर के अंदर मैंने बताया कि सेक्टर वाइज सब सेक्टरों में इसको बांटा गया है और उसके अंदर इस तरीके से काम यहाँ पर होगा।
ये भी देखा जाएगा कि टेक्सटाइल वेस्ट की रिसाइकिल किस तरीके से हो। इस वाले पॉइंट को आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि रिसाइकलिंग जो है वो आज की दुनिया का एक इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि सेगमेंट बन जाता है। सर्कुलर इकोनॉमी का कंसेप्ट हम यहाँ पर अपनाते हैं, जिसमें रिसाइकलिंग के बिना आप कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करोगे। उसके बाद आगे चलते हैं और यहाँ पर आपको आर्टिकल मिलेगा क्लाइमेट जस्टिस के बारे में। अब देखो, अगर हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट जस्टिस की, तो क्लाइमेट जस्टिस यही हो गया कि क्लाइमेट चेंज से जब इम्पैक्ट पड़ेगा तो वो हर एक कंट्री पर पड़ेगा, चाहे वो डेवलप्ड कंट्री हो या फिर वो डेवलपिंग कंट्री हो। लेकिन उससे बचने के जो उपाय हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास ज़्यादा हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास कम है। तो इसी बात की यहाँ पर बात की जा रही है कि जब इम्पैक्ट सब पर पड़ेगा तो उससे बचने के उपाय भी सभी के पास होने चाहिए, और इससे बेहतर कोई भी ऑप्शन नहीं हो सकता कि हम एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को हासिल कर सकें। ठीक, तो इन चीज़ों के चलते आखिर ये बातें क्यों की जा रही है। ये मीटिंग हुई है आपकी यहाँ पर TERI द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट की मीटिंग यहाँ पर हुई थी। उसके अंदर ये सब बातें यहाँ पर की गई। बेसिकली कुछ पॉइंट्स हैं जो आप मेंस में यूज़ कर सकते हो कि हम दुनिया की 2.4% वर्ल्ड का जो लैंड एरिया है वो हमारे पास है। दुनिया की लगभग 8% स्पीसीज़ हमारे पास मौजूद हैं। ओके, तो कुल मिला के अगर हम बात करें, इंडिया काफ़ी एक्टिव भी है एनवायरमेंटल थिंग्स के अंदर। अगर आप देखें तो 1972-70 से लेकर के हम अभी तक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ओके, प्रोजेक्ट टाइगर वगैरह ये सब हमने कब के लॉन्च किए हुए हैं। जब दुनिया में एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात होनी शुरू हुई थी, तब हमने अपने जो इनिशिएटिव्स हैं वो यहाँ पर लॉन्च करने शुरू कर दिए थे। ओके, उसके बावजूद भी आप देखो कि हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस है वो पूरी दुनिया को दिया। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ये हमने पूरी इंडिया को दिया। इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही अच्छा है ग्लोबल स्टेज पर। इंडिया ये भी सजेस्ट करता है कि पूरी दुनिया को क्लाइमेट जस्टिस जो है वो मिलना चाहिए। ओके, हर एक कंट्री को क्लाइमेट से जूझने के लिए हथियार अवेलेबल होने चाहिए। यही सब बातें जो हैं वो आपकी इसके अंदर की गई। 16 फरवरी को ये मीटिंग हुई, ये समिट हुई, और ये समिट जो है वो द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट की है। हर साल यहाँ पर आपकी समिट यहाँ पर होती है, और वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट के नाम से इसको यहाँ पर जाना जाता है। इसके अंदर आप नाम से ही समझ गए होंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी बात होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, क्लाइमेट चेंज की, आने वाले समय में जो इसके इम्पैक्ट पड़ेंगे उन सभी की बात यहाँ पर होती है। लाइक नेचर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन से लेकर के आप देखोगे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन तक की हर चीज़ों की बात सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर में यहाँ पर की जाती है। ओके, तो ऐसी सब चीज़ों के देखते हुए अगर हम देखें, ये सब आपको यहाँ पर नहीं पढ़ना। यहाँ पर देखो 1972 स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस है, इसके बाद से ही हम जो हैं वो काफ़ी एक्टिव रहे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने में, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात करने में। तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, और इसी चक्कर में जो समिट यहाँ पर हुई उसके अंदर हमने काफ़ी एक कॉमन प्लेटफॉर्म के रूप में इसको यहाँ पर शेयर किया। एक फ्लैगशिप इवेंट के रूप में यहाँ पर था। ग्लोबल लीडर्स यहाँ पर, एक्सपर्ट्स यहाँ पर आए, उन्होंने बताया कि किस तरीके से डेवलपमेंट किया जा सकता है, एनर्जी कंजर्वेशन किया जा सकता है, और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी हासिल की जा सकती है। इसकी थीम आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपसे पूछी जा सकती है। इसकी थीम है टुवर्ड्स अ रेजिलिएंट प्लेनेट एंश्योरिंग ए सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर। तो ये सारे के सारे पॉइंट आप यहाँ पर याद रखो। ये एनुअल कॉन्फ्रेंस का लगभग 21वां सेशन यहाँ पर आपका बनता है, और इसके अंदर जो टॉपिक्स कवर किए गए वो थे क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल प्रोडक्शन, एनर्जी ट्रांजिशन, ग्लोबल शेयरिंग, रिसोर्स सिक्योरिटी, ऐसे कुछ टॉपिक्स इसके अंदर कवर किए गए। अब कुछ कॉमन बातें भी यहाँ पर की गई। लाइक जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कुछ बातें की, उनके बातों में से कुछ पॉइंट्स यहाँ पर निकाल के लाए गए हैं। उन्होंने उज्ज्वला स्कीम के बारे में उन्होंने यहाँ पर बताया, जिसके अंदर फ्री कुकिंग फ्यूल यहाँ पर दिया गया है। लगभग 90 मिलियन यानी 9 करोड़ के करीब हाउस होल्ड्स को यहाँ पर कवर किया गया। ओके, उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखो तो PM कुसुम स्कीम हमने यहाँ पर चलाई। ओके, फार्मर्स के लिए रिन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए। ये सब दिखाती हैं कि कुछ ना कुछ तरीके से हम एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ से धुआं कम होगा, एयर जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पर कम हो सकती हैं। PM कुसुम के जरिए जब आप डीजल केरोसिन वाले इंजन्स चलाते थे तब ज़्यादा पोल्यूशन होता था, लेकिन अब पोल्यूशन यहाँ पर आपका कम होगा। इसी तरीके से फोकस किया जा रहा है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की तरफ, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ, केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग की तरफ, जिससे सस्टेनेबिलिटी और इक्विटी को फोकस किया जा सके। तो ये वही सब स्कीम है जो आपको 1000 बार पढ़ाई गई हैं। लाइक LED बल्ब का डिस्ट्रीब्यूशन हमने उजाला स्कीम के अंदर में यहाँ पर किया है। नेशनल हाइड्रोजन मिशन लॉन्च कर रहे हैं। क्या जरूरत पड़ी हमें लॉन्च करने की, लेकिन हम कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट पड़ेगा, और कोई कंट्री किसी कंट्री को बचाने वाला नहीं है। सबको अपनी अपनी रक्षा यहाँ पर खुद ही करनी पड़ेगी। हम ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ फोकस कर रहे हैं, ऐसी सब टेक्नोलॉजी की तरफ हम यहाँ पर फोकस कर रहे हैं। हमने दुनिया को कुछ नए मंत्र दिए। हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में बताया, हमने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के बारे में बताया। COP26 की मीटिंग में हमने इसकी बात यहाँ पर की। उसके अलावा एक प्रोग्राम है जिसका नाम है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। मतलब अपने लाइफ स्टाइल में ऐसी चीज़ों को यहाँ पर आप अपनाओ जो कि एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदायक ना हो। लाइक प्लास्टिक को अपने जीवन में मत अपनाओ। ओके,
आप कोई भी चीज़ लाते हो, आप कप खरीद के लाते हो तो प्लास्टिक का मत लाओ, ओके। या तो आप मिट्टी का लेकर के आओ, स्टील का हो सकता है, ओके। इस चीज़ को आपको यहाँ पर यूज़ करना है, प्लास्टिक को यूज़ मत करो। तो दिस प्रोग्राम प्रमोट दिस टाइप ऑफ थिंग्स कि लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ओके। और इसी के अलावा आपका ये प्रो प्लैनेट पीपल अप्रोच भी इसी सिद्धांत के ऊपर यहाँ पर वर्क करती है, ओके। ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। उसके अलावा आप देखेंगे कि इसके अंदर से जो चीज़ निकल के आई इस समिट के अंदर से, वो आई OECM साइट। ये क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाते हैं। OECM का मतलब होता है अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मीजर, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये आप यहाँ पर याद रखोगे कि OECM साइट किसके द्वारा रेगुलेट की जाती हैं? रामसर के द्वारा नहीं, IUCN के द्वारा ये रेगुलेट की जाती हैं, ठीक है। तो इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखो। सीधा क्वेश्चन निकलेगा कि OECM साइट्स इसके द्वारा रेगुलेट की जाती हैं, तो IUCN के द्वारा ये रेगुलेट की जाती हैं। ये लिखा हुआ है साफ साफ कि IUCN कन्फर्स द OECM टैग, ओके। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, ये आपको याद रखना है कि इंडिया में कौन सी साइट है जिसको ये स्टेटस यहाँ पर दिया गया है, ये टैग दिया गया है, तो वो है अरावली हिल्स, जो कि हरियाणा में आपकी यहाँ पर फैली हुई है, गुरुग्राम वगैरह के अंदर, ओके। तो उसको यहाँ पर आप देखो कि उसको ये वाला स्टेटस यहाँ पर दिया गया, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो अरावली हिल्स आर द कंट्रीज फर्स्ट OECM स्टेटस साइट, ऐसा डायरेक्ट पॉइंट यहाँ पर निकलेगा। और ये जो सब साइट्स हैं, ये आपकी वेटलैंड डे के अवसर पर भी इस चीज़ को अनाउंस यहाँ पर किया गया। यहाँ पर आप देखोगे कि अरावली जो है वो एक पार्क के रूप में है, लगभग 390 एकड़ में है। सेमी एरिड वेजिटेशन है, लगभग इतनी श्रब्स, इतने ट्रीज़, इतने एंडेमिक प्लांट्स, ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप समझो कि इसको ग्रीन लंग्स ऑफ दिल्ली के रूप में जाना जाता है, इसका मतलब इसका कुछ इंपॉर्टेंस तो होगा, ओके। तो ये सब के चलते आपको देखने के लिए मिलेगा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। इसके अलावा दूसरी कुछ साइट्स जो कि रामसर के अंदर यहाँ पर आपकी इंक्लूड की जाती हैं। रामसर एक अलग कन्वेंशन है, 1971 में रामसर कन्वेंशन साइन की गई थी ईरान के शहर के अंदर, और इसको रामसर ट्रीटी के रूप में भी जाना जाता है। जितने भी वेटलैंड ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस होते हैं, उन सभी को कंपाइल किया जाता है अलग अलग कंट्री से, और ये काम आपका यहाँ पर हुआ। अच्छा, अब ये न्यूज़ के अंदर यहाँ पर क्यों दिया है, देखो इस स्लाइड को दो भागों में बांट लेते हैं। इधर तो आपकी हो गई OECM साइट जो कि IUCN के द्वारा रेगुलेट की जाती हैं, इधर आपकी यहाँ पर हो गई रामसर साइट जो कि रामसर के द्वारा यहाँ पर आपकी रेगुलेट की जाती है। IUCN के अंदर OECM साइट्स स्टेटस दिया गया है अरावली हिल्स को, और रामसर के अंदर हमारी जो साइट्स हैं वो यहाँ पर 47 साइट्स थी। लेकिन वर्ल्ड वेटलैंड डे के अवसर पर यहाँ पर आप देखेंगे कि दो साइट्स और यहाँ पर ऐड कर दी गई हैं रामसर के अंदर। तो टोटल जो है वो आपका ये 49 साइट्स यहाँ पर हो गई हैं रामसर की। ये दो साइट्स कौन सी हैं, तो ये हैं आपकी गुजरात की खिजदिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और उत्तर प्रदेश की बखीरा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओके। तो ये दोनों की दोनों जो वेटलैंड हैं, ये आपके रामसर साइट्स के अंदर इंक्लूड कर लिए हैं, और जो नंबर है वो पहुंच गया आपका 49। याद रखना ये सारे के सारे पॉइंट्स, तो कौन किसको रेगुलेट करता है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा ये कुछ योजनाएं हैं, लाइक ग्राम उजाला योजना है। हमने उजाला योजना तो शुरू की थी, ओके। और अब यहाँ पर हमने शुरू की है ग्राम उजाला योजना, ओके। तो ये मिलेगा आपको 2021 में, यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है। पहले हमने उजाला योजना लॉन्च की थी, अब रूरल एरिया के अंदर और ज़्यादा पेनिट्रेशन को बढ़ाने के लिए LED बल्ब्स के, ऐसे बल्ब जो होते हैं, ओके, हमने ग्राम उजाला योजना यहाँ पर लॉन्च की। अब सिंपल सी बात है कि जो उजाला योजना के टारगेट थे वो कुछ पूरे हुए होंगे, जो टारगेट बच गए वो आपके इस योजना के अंदर में पूरे करने की कोशिश है। कुछ ऐसे इलाके ज़रूर होते हैं जिनको रिमोट एरियाज़ कहते हैं, जो कि आसानी से एक्सेसिबल नहीं होते। उन सभी एरियाज़ में जो आपकी LED वाली योजना है, इसको बढ़ावा देने के लिए ये काम यहाँ पर किया गया है, ग्राम उजाला योजना शुरू की गई है। लिखा हुआ है लाइटिंग अप प्रोग्रेस इन रूरल इंडिया, ओके। तो ये आप समझ गए होंगे कि इसका मकसद क्या है। बाकी तो चीज़ें आपको सिर्फ पॉइंट के रूप में यहाँ पर ध्यान में रखनी है। उजाला योजना हमने शुरू की थी 5 जनवरी 2015 को, लेकिन कुछ ऐसी जगह थी जो कि इनएक्सेसिबल थी, तो हमें उसके लिए यहाँ पर ग्राम उजाला योजना शुरू करनी पड़ी। और 10 रुपये वाला जो LED बल्ब यहाँ पर आता है, सब्सिडाइज्ड LED बल्ब्स होते हैं, वरना 100 रुपीज़ का ये बल्ब आता है, लेकिन सरकार इसको प्रमोट करने के लिए 10 रुपीज़ में इसको डिस्ट्रीब्यूट करती है। ये आप रिप्लेस करोगे जो पुराने बल्ब्स आपके घर में लगे हुए होते हैं, ओके। तो ये चीज़ें आपकी यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। इससे जो आपका LED बल्ब का मार्केट है वो भी यहाँ पर बढ़ेगा, और एनर्जी एफिशिएंसी भी यहाँ पर आपकी इम्प्रूव होगी, ऑलराइट। तो LED बल्ब जो हैं वो हमें, यानी पूरे इंडिया को प्रकाश के पथ पर ले जाएंगे, पाथ ऑफ लाइट पर यहाँ पर ले जाएंगे। और ये जो आप देखोगे कि जो प्रोग्राम है, इसके अंदर कोई फेडरल फंडिंग नहीं है, सेंट्रल कोई फंडिंग नहीं देगा, स्टेट कोई फंडिंग नहीं देगा, तो फिर फंड्स कहाँ से आएंगे?
फंड्स आएंगे एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा। ये वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इसके लिए फंडिंग का काम करेगी। 3-4 पॉइंट निकलते हैं पूरी स्कीम से, आपको याद रखने हैं। करंटली स्कीम जो है वो आपकी बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना 5 राज्यों के रिमोट रूरल एरियाज़ में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये सारे के सारे पॉइंट आप यहाँ पर याद रखोगे। उसके अलावा एक चीज़ और आती है जिसका नाम है CESL। ओके, CESL का मतलब है कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड। ये बेसिकली सब्सिडरी है किसकी, ये वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है ना आपकी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, इसके अंदर में ये आपकी यहाँ पर कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड जो है वो वर्क करती है। और बेसिकली अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर में ही ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। ये जो है आपका CESL ये प्रोवाइड करता है क्लीन, अफोर्डेबल एंड रिलायबल एनर्जी। ओके, मतलब इसका जो फोकस है वो इसी चीज़ पर है कि ऐसे एनर्जी सॉल्यूशंस लेकर के आए जाएं, लाइक LED बल्ब्स हैं या फिर और अच्छे LED बल्ब्स हो सकते हैं जिनमें और ज़्यादा एनर्जी, मतलब कम एनर्जी और ज़्यादा कंज्यूम हो। ओके, हम और एनर्जी सेव कर पाएँ। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर डेवलप करने का काम इसका यहाँ पर है। तो अभी इसकी क्या सक्सेस हुई, नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन फिर भी देखो 2 दिन के अंदर लगभग 6000 से ज़्यादा बल्ब हमने रिप्लेस करने की कोशिश की है। ग्राम उजाला योजना के बारे में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। 2021 में रूरल एरिया में ये लॉन्च करने की कोशिश की गई और हर फैमिली को 5 LED दिए जाएंगे। एक LED की कीमत 10 रुपये यहाँ पर होगी और द प्राइस जो आपके 310 रुपये का एक बल्ब 2014 में मिलता था, आज 70 रुपये का मार्केट में मिलता है और सब्सिडाइज रेट पर तो मैंने बताया सरकार कितने का अवेलेबल यहाँ पर करा रही है। ओके, तो ऐसे कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। उसके अलावा एक चीज़ और यहाँ पर निकल करके आती है कि इंदौर के अंदर जो है वो बायो CNG प्लांट यहाँ पर लगाया गया है। दिस इज़ जस्ट अ 1 लाइन क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, लेकिन UPSC के पर्पज़ से बायो CNG क्या होती है ये पूछा जाएगा। वो हम अभी फ़िलहाल यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि उसके लिए सेपरेटली आपको पूरा बायोफ्यूल का कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा। क्या होता है बायोफ्यूल, कितने तरह का होता है, कैसे कैसे मैन्युफैक्चर होता है, ये सारी चीज़ें हमें जाननी ज़रूरी पड़ जाती हैं और फिर बायो CNG के बारे में यहाँ पर आपका पढ़ना पड़ता है। तो फिलहाल 1 लाइन का पॉइंट है, उसको यहाँ पर याद रखो कि नया जो फरवरी में आपका एक बायो प्लांट ऑर्गेनाइज किया गया, इनोग्रेट किया गया और ये जो है वो आपका था इंदौर, मध्य प्रदेश के अंदर। ओके, ये सारे पॉइंट आप यहाँ पर याद रखो। ये फिर वही आपकी आ गई, हमारा टारगेट है इथेनॉल ब्लेंडिंग का। E20 प्रोग्राम चल रहा है, यानी कि जितने भी डीजल हैं, पेट्रोल हैं, उनमें आप लगभग 20% जो है वो बायोफ्यूल मिक्स करके ही आप बेचोगे। नहीं बेचोगे तो 2 रुपये एडिशनल जो चार्ज है वो बजट के अंदर प्रपोज किया गया। अनब्लेंडेड पेट्रोल पर 2 रुपये एक्स्ट्रा चार्जेस यहाँ पर आपके बजट में प्रपोज किए गए थे। हमारा टारगेट है इसको 20% तक यहाँ पर करने का। फ़िलहाल हम जो कर पाए हैं वो सिर्फ 8% कर पाए हैं। अभी हमें 20% का माइलस्टोन पूरा करना है। ओके, तो किस समय कितना किया ये इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इस समय कितना है 8% के करीब हम कर पा रहे हैं। 2014 में हमारा प्रोडक्शन भी बहुत कम था इथेनॉल का, लेकिन हमने उसको भी बढ़ा करके 400 मिलियन लीटर से 3000 मिलियन लीटर के करीब यहाँ पर कर दिया है। ओके, तो ऐसे सभी काम जो हैं वो इंडिया के अंदर यहाँ पर किए जा रहे हैं। फिर कुछ आपको यहाँ पर मिलेंगे जो ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स हैं जो कि पब्लिक की नज़र में नहीं आ पाते, उनके बारे में दिया गया है। जैसे आपको मिलेंगे, लिखा हुआ है शीलभद्र याजी। तो शीलभद्र याजी जी के बारे में आपको सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है, क्योंकि आप हर चीज़ याद नहीं रख सकते। आपको याद रखना है कि इन्होंने पेंशन फैसिलिटी के लिए अच्छा काम किया। ठीक है, जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे जो ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़े या अपनी तरफ से भी लड़े, उन सभी के लिए पेंशन की सुविधा होनी चाहिए रिटायरमेंट के लिए। तो वो काम इन्होंने यहाँ पर आपका फैसिलिटी जो है वो ऑर्गेनाइज करनी शुरू की। ये महात्मा गांधी से, सुभाष चंद्र बोस जी से, दोनों से ही प्रभावित थे। दोनों के लिए उन्होंने यहाँ पर आपका काफ़ी जो चीज़ें यहाँ पर की हैं। नेताजी जब भी बाहर जाते थे तो जो अपना लीडर है वो इन्हीं को ही यहाँ पर चुन करके जाते थे। ओके, जो इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है बिहार के अंदर स्पेशली इंचार्ज इनको यहाँ पर बना करके जाया जाता था। और ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक यहाँ पर इन्होंने बनाया था उसके इंचार्ज के रूप में यहाँ पर ये वर्क करते थे। ओके, इतना पॉइंट याद रखो, जस्ट सफिशियंट है। उसके बाद आपको मिलेंगी चंद्रप्रभा शिकायनी। ओके, ये इनका नाम है और इन्होंने जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए यहाँ पर काम किया। अच्छा, इनके बारे में आपको जस्ट 1 या 2 पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखने की कोशिश करनी है कि अगर आप देखो कि ये आपका एसोसिएटेड हैं असम से। पहली बात तो ये आपको याद रखनी है, असम से ये एसोसिएटेड यहाँ पर हैं और असम के अंदर जो पर्दा सिस्टम की प्रथा थी उसको रिमूव करने में इनका काफ़ी योगदान है। जस्ट दिस पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। असम से थी, इनका नाम याद रखिए और पर्दा प्रथा को ख़त्म करने में असम में इनका योगदान यहाँ पर है। इनके बाद आ जाते हैं लक्ष्मण नायक।
जिनको गांधी ऑफ मलकानगिरी कहा जाता है। डायरेक्ट पॉइंट यूपीएससी का, पीसीएस का, गांधी ऑफ मलकानगिरी किसको कहा जाता है? आप चकरा जाओगे, लक्ष्मण नायक जी को कहा जाता है। ठीक है, तो नाम याद रखो, सिंपल क्वेश्चन याद रखो कैसे पूछे जाते हैं, जस्ट आप क्रैक कर जाओगे। ओके, तो इस तरीके की चीज़ों को यहाँ पर इग्नोर नहीं करना, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। बाकी देखो अंदर डिटेल में आप नहीं याद रख पाओगे, अगर याद रखने की कोशिश भी करोगे तो। उड़ीसा से बिलोंग करते थे। ओके, क्विट इंडिया मूवमेंट से लेकर के हर चीज़ में ये साथी रहे। ओके, देखो फ्रीडम मूवमेंट कोई किसी अकेले का योगदान नहीं था, ठीक है, सभी का योगदान था। ये कुछ ऐसे हीरोज़ हैं जो कि पब्लिक की नज़र में नहीं आ पाए। ओके, तो उन्हीं को उजागर करने की कोशिश यहाँ पर आपकी इस मैगज़ीन के अंदर की जाती है। हर महीने हम आपको करीब 10 ऐसे लीडर्स के बारे में जो है वो बताते हैं। ओके, तो गांधी जी के प्रिंसिपल्स को इन्होंने यहाँ पर फॉलो किया, चरखा को एडवोकेट किया। ओके, तो ऐसी सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी और इनके बारे में आपको जस्ट इतना तो कम से कम यहाँ पर याद रखना है। पीएम ने इनका नाम भी यहाँ पर लिया था, प्राइम मिनिस्टर ने इनको रिमेंबर भी किया गुजरात के अहमदाबाद में जब वो अपनी स्पीच दे रहे थे आज़ादी के अमृत महोत्सव की, तब उन्होंने इनके बारे में जिक्र भी किया। तो ये और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। फिर आ जाती हैं आपकी बसंती देवी और सुभाष चंद्र बोस, इनको जो है वो एज अ मदर के रूप में यहाँ पर पुकारते थे, मतलब इनको माँ कह करके बुलाते थे। अब देखो ये आपने नाम सुना होगा चित्तरंजन दास जी का। ओके, इनको पॉपुलरली हम जो है वो देश बंधु भी कहते हैं, देश बंधु चित्तरंजन दास, ये इनका पूरा नाम हो जाता है विद टाइटल। इनकी जो आप कह सकते हैं वाइफ थी, उनका नाम था बसंती देवी। ओके, इन बसंती देवी को सुभाष चंद्र बोस जो है वो अपनी माँ के रूप में जानते थे। ओके, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था बिटवीन नेताजी सुभाष चंद्र बोस एंड चित्तरंजन दास। ओके, और इस तरीके से आपको ये चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी और नेताजी जो हैं वो इनको मदर कह करके यहाँ पर बुलाते थे। बाकी जो पॉइंट्स हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इन्होंने एक सेंटर भी बनाया जिसका नाम था नारी कर्म मंदिर। ओके, और ये सब चीज़ें बस इतना ही आप यहाँ पर ध्यान में रख सकते हो, बाकी चीज़ें आप थोड़ी साइड भी कर सकते हो। फिर आ जाते हैं M.A. आयंगर, एक फ्रीडम फाइटर थे जो आपकी अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिसेस के लिए यहाँ पर आपके लड़े। देखो सिंपल पॉइंट है, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स वर एसोसिएटेड विद द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इन इंडिया। ओके, तो चक्कर आ जाओगे, दो एक के तो आपको नाम पता होंगे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे लोग हैं। ओके, आपको इनका नाम भी आ जाएगा M.A. आयंगर, तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए। तो अनटचेबिलिटी वगैरह को ख़त्म करने में इनका यहाँ पर योगदान रहता है। जस्ट इतना पॉइंट भी याद रखोगे तो भी सफिशिएंट यहाँ पर आपके लिए हो जाएगा। इनको आप और क्या याद रखोगे इनके बारे में, ठीक, इतना आप यहाँ पर याद रखो कि अनटचेबिलिटी को इरेडिकेट करने में काफ़ी योगदान इनका यहाँ पर था। बाकी अलग अलग चीज़ें हैं, लोकसभा में भी डेप्यूटी स्पीकर के रूप में रहे और महात्मा गांधी से भी यहाँ पर आपके जुड़े रहे और वर्ल्ड वॉर 2 में भी इंटरनेशनल लेवल पर इन्होंने जो है वो रणनीतियाँ अपनाने की कोशिश की। ओके, लाइक आप देख सकते हो जर्मन सबमरीन वगैरह की बात यहाँ पर की गई है। ओके, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, बट दिस इज़ सफिशिएंट। तो इस तरीके से आपकी जो मैगज़ीन है वो यहाँ पर कंप्लीट होती है और जितने पॉइंट निकलते हैं सिर्फ उतने ही पढ़ाए जाते हैं, ज़बरदस्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, सिंपल से पॉइंट हैं। गांधी ऑफ मलकानगिरी किसको कहते हैं, अनटचेबिलिटी में किसका योगदान था, किसका नहीं था, तो सारे पॉइंट्स जो हैं वो ये वाले इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बाकी आपको इस मैगज़ीन में से और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर वीडियो देख लिए तो PDF पढ़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप इग्नोर कर सकते हो। बाकी लास्ट तक आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।